विकास रंजन सर का नाम आपने न जाने कितने टॉपर्स के जुबान से सुना होगा। पिछले 16 से भी ज्यादा सालों से विकास सर सोशियोलॉजी के लिए गाइडेंस एंड टीचिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। उनकी सोशियोलॉजी गाइडेंस ने अनेक एस्पिरेंट्स के सपनों को हकीकत में भी बदला है। यही कारण है कि हर साल कई टॉपर्स विकास रंजन सर का नाम यूपीएससी में सफल होने के बाद लेते हैं। और अगर आप भी एक सफल यूपीएससी टॉपर बनना चाहते हैं तो ट्रायम्फ आईएएस लेकर आ रहा है सीएससी 2026-2027 के लिए एक एक्सक्लूसिव बैच। ये बैच स्टार्ट हो रहा है 15 जुलाई 2025, जो कि एक मॉर्निंग बैच रहेगा। यहां मिलेगा आपको इन डेप्थ कवरेज ऑफ यूपीएससी सिलेबस, वो भी कंटेम्पररी ओरिएंटेशंस एंड एप्लीकेशन के साथ। आपको मिलेंगे रेगुलर असाइनमेंट हर टॉपिक के कंप्लीट होने के बाद, ताकि आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी और बेहतर हो सके। हर क्लास के बाद विकास रंजन सर के साथ 1-on-1 डाउट डिस्कशन सेशन। इसके अलावा और भी बहुत कुछ। ज्यादा जानकारी के लिए आज ही कॉल करें नीचे दिए गए नंबर्स पे, या आप ट्रायम्फ आईएएस की वेबसाइट पर भी जा सकते हैं। डोंट वेट नाउ, जॉइन दीज एक्सक्लूसिव सोशियोलॉजी बैचेस। नमस्कार, मेरा नाम शगुन कुमार है। मैंने यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम 2024 में रैंक 100 हासिल करी है और आज डीकेटी के माध्यम से मैं अपने ऑप्शनल सोशियोलॉजी और उसकी स्ट्रेटेजी के बारे में आपके साथ डिस्कशन करना चाहता हूँ। तो जब हम अपनी तैयारी को शुरू कर रहे होते हैं तो हमारे मन में एक ख्याल आता है कि वो कौन सा सब्जेक्ट रहेगा जो हमारा ऑप्शनल सब्जेक्ट रहेगा। और एक चीज़ काफ़ी कॉमनली देखी गई है कि साइंस के एस्पिरेंट्स भी ह्यूमैनिटीज़ के ऑप्शनल्स की तरफ मूव करके अपने ग्रेजुएशन सब्जेक्ट के विपरीत ऑप्शनल लेके अब इस एग्ज़ाम को देते हैं। मैं भी उनमें से एक था। मैंने अपनी ग्रेजुएशन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से करी और उसके बाद मैंने सोशियोलॉजी को एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट चुना। तो पहले तो आपकी ऑप्शनल चूज़ करने की जो पैरामीटर्स हैं वो क्या रहने चाहिए। मेरे हिसाब से अगर आप अपने ग्रेजुएशन सब्जेक्ट को ऑप्शनल बनाएं तो उससे बेटर चीज़ कोई नहीं हो सकती, क्योंकि आपने वो सब्जेक्ट 3-4 महीने पढ़ा है, 3-4 साल पढ़ा है, तो वो आपको काफ़ी हेल्प करेगा। बट कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती हैं, जैसे मेरे साथ भी ये हुआ था कि मैं अपने ग्रेजुएशन सब्जेक्ट्स को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहा था कि अगर मैं इन्हें ऑप्शनल बनाऊंगा तो सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम्स में अच्छे मार्क्स नहीं ला पाऊंगा, तो उस वजह से मैं उनको ऑप्शनल नहीं बना पाया। तो ऐसे में क्या करें, जब आप का ग्रेजुएशन सब्जेक्ट आपका ऑप्शनल नहीं है या आपका जो ग्रेजुएशन सब्जेक्ट है वो ऑप्शनल्स की लिस्ट में ही नहीं है, तो उस वक्त हम एक नए ऑप्शनल की तलाश में जाते हैं। उस वक्त आपको 2-3 चीज़ों को ध्यान में रखना है। पहले तो ये ध्यान में रखना है कि क्या उस ऑप्शनल को पढ़ने में आपको इंटरेस्ट आएगा। वो इंटरेस्ट के लिए आप एक बार उस ऑप्शनल के सिलेबस को ध्यान से देखें। उसके साथ साथ 1-2 बेसिक बुक उस ऑप्शनल से रिलेटेड पढ़ सकते हैं। जैसे सोशियोलॉजी ऑप्शनल के लिए आप क्लास 11-12 की सोशियोलॉजी की एनसीईआरटी को एक बार पढ़ सकते हैं। अगर आपको उनको पढ़ने में इंटरेस्ट आ रहा है, आपको अच्छी लग रही हैं, तो उस तरीके से आप अपने ऑप्शनल को चूज़ कर सकते हैं। जहाँ तक मेरा सवाल है, जब मैं अपने ग्रेजुएशन में था तो मैंने 2-3 ऑप्शनल की किताबें, बेसिक बुक्स पढ़ के देखी थी, जिसमें से एक था सोशियोलॉजी की 11-12 की एनसीईआरटी। कुछ बुक्स मैंने छोटी मोटी फिलोसॉफी की पढ़ के देखी थी और 1-2 शायद साइकोलॉजी की भी पढ़ के देखी थी जब मैं अपने ग्रेजुएशन में था और मुझे डिसाइड करना था कि क्या ऑप्शन लेना है। उसमें से साइकोलॉजी, फिलोसॉफी मुझे ज़्यादा समझ में नहीं आए, बट सोशियोलॉजी एक सब्जेक्ट था जो मुझे लगा कि ये एक बेटर सब्जेक्ट हो सकता है और इस तरीके से वो मेरा ऑप्शनल बना। तो आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से अपने ऑप्शनल को आप सही से चुन सकते हैं और वो आपकी प्रिपरेशन, वो आपकी जर्नी, एक सही ऑप्शनल को चूज़ करना आपकी जर्नी को बहुत स्मूथ बनाएगा। दूसरा जो चीज़ पैरामीटर रहता है वो रहता है द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। वो रिसोर्सेज हो सकते हैं नोट्स के फॉर्म में, कोचिंग्स के फॉर्म में, टीचर्स के फॉर्म में, टेस्ट सीरीज के फॉर्म में और गाइडेंस के फॉर्म में। जिस ऑप्शनल के ये सब रिसोर्सेज अच्छे से अवेलेबल हैं वो उस ऑप्शनल की तरफ भी आपका इंक्लिनेशन ज़्यादा होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आप 2 ऑप्शनल्स के बीच कंफ्यूज थे, आपको वो दोनों ही अच्छे लग रहे हैं, तो जिस ऑप्शनल के बेटर रिसोर्सेज अवेलेबल हैं अगर आप उसकी तरफ जाएंगे तो आपकी जो जर्नी है वो थोड़ी सी स्मूथ हो जाएगी। इंटरेस्ट सबसे पहला पैरामीटर है जो आपको फॉलो करना है। अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑप्शनल दूसरी चीज़ है जो आपको फॉलो करनी है। सोशियोलॉजी में स्वयं मेरा इंटरेस्ट था,
मुझे अच्छा लगा जब मैंने वो डिसिप्लिन पढ़ा। इस वजह से मैंने सोशोलॉजी में मास्टर्स भी करी दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से 2022 से 24 के बीच। और उसके रिसोर्सेज भी काफ़ी अवेलेबल थे मार्केट में, तो इस वजह से सोशोलॉजी मेरा ऑप्शनल था। अब हम आते हैं कि सोशोलॉजी ऑप्शनल किस तरीके से आपके प्रिपरेशन में हेल्प कर सकता है। तो सोशोलॉजी ऑप्शनल आपकी जीएस के पेपर्स में काफ़ी हेल्प करता है, स्पेसिफिकली जीएस 1 और जीएस 2 के पेपर में। जीएस 1 का एक बहुत डेडिकेटेड पार्ट है सोसाइटी, और जीएस 2 में सोशल इश्यूज़। ये आपकी काफ़ी हेल्प हो जाती है जब हम सोशोलॉजी पढ़ते हैं। नए नए सोशोलॉजी पर्सपेक्टिव जानकर, थिंकर जानकर आपकी काफ़ी हेल्प होती है एसए के पेपर में भी। इसके अलावा सोशोलॉजी, कंपैरेटिवली सोशोलॉजी का जो लेंथ है, सिलेबस है, वो थोड़ा छोटा है, तो उसको आप जल्दी ख़त्म कर मैक्सिमम टाइम रिवीजन को भी डेडिकेट कर सकते हैं। तो ये कुछ एडवांटेज रहती है सोशोलॉजी को लेने की। अब हम थोड़े डिसएडवांटेज की बात करें, तो वो डिसएडवांटेज ये रहती है कि सोशोलॉजी एक बहुत ही फेमस ऑप्शनल है जिसको बहुत लोग चूज़ करते हैं। तो क्राउड में स्टैंड आउट करना, हर साल लगभग 2500 बच्चे सोशोलॉजी से मेंस लिख रहे होते हैं, तो क्राउड में स्टैंड आउट करना एक डिफ़िकल्ट टास्क होता है, जिसके लिए हमें बहुत अच्छा फोकस, बहुत खास फोकस देना होता है आंसर राइटिंग पे। तो सिलेबस छोटा होने से जो आपका टाइम बचा, उतना ही एक्स्ट्रा टाइम आपको आंसर राइटिंग पे लगाना है, जिसकी हम इस वीडियो में आगे बात करते हैं। अगले हम आते हैं कि व्हाट कैन बी द रिसोर्सेज ऑफ सोशोलॉजी। तो मैंने स्वयं कोई क्लासरूम प्रोग्राम ज्वाइन नहीं किया था, किसी कोचिंग को ज्वाइन नहीं किया था सोशोलॉजी के लिए, दो मैंने टेस्ट सीरीज ज़रूर लगाई थी। मेरा बेसिक सोर्स था कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी और अंडरस्टैंडिंग लाने के लिए इग्नू के बुकलेट्स, एमए और बीए के। आजकल ई ज्ञान कोश पोर्टल करके वो ऑनलाइन अवेलेबल हैं, तो अगर हम सिलेबस के कीवर्ड के साथ इग्नू बीए मटेरियल कार्ल मार्क्स या इग्नू बीए मटेरियल मैक्स वेबर सर्च करेंगे, तो एक अच्छा खासा एक पीडीएफ आ जाएगा 20 से 25 पेज का, जिसमें बहुत ही आसान भाषा में सोशोलॉजी को समझा रखा होगा। उस पर्टिकुलर थिंकर, उनके आइडियाज़, पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को बहुत आराम से समझा रखा होगा। तो डेट वाज माई सोर्स फॉर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। इसके अलावा नितिन सांगवान सर की एक बुक आती है जो कि बेसिकली उनके सोशोलॉजी के नोट्स हैं, बोथ ऑफ पेपर 1 एंड पेपर 2। इट वाज माय एडिशनल सोर्स। और थर्ड सोर्स वाज यूजिंग सम मटेरियल ऑफ सम टॉपर्स, जैसे कृतिका गोयल मैम का मटेरियल हो गया, या फिर और किसी टॉपर का मटेरियल हो गया, जो कि आपके सिलेबस पे गैप्स फिल करने में आपकी बहुत हेल्प करेगा। तो ये बेसिक 3 सोर्सेज मैंने सोशोलॉजी के अपनाए थे। पहली मैंने इग्नू से रीडिंग करी, और फिर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आई, गैप फिल किए नितिन सांगवान सर की बुक से और टॉपर्स नोट से। और जब मैं सेकंड रीडिंग पे गया तो मैंने अपने खुद के छोटे प्रिसाइज नोट्स बना लिए, ताकि मैं उनको मैक्सिमम टाइम रिवाइज कर पाऊँ। और ये जो मेरे नोट्स थे वो इन 3-4 सोर्सेज का एक कॉम्बिनेशन थे। इसके अलावा जब टेस्ट सीरीज़ दी और टेस्ट सीरीज़ में कुछ नई चीज़ें मिलती थी, तो उनको बहुत शॉर्ट में मैं अपने नोट्स में ऐड कर लेता था। तो इस तरीके से इन रिसोर्सेज के साथ मैंने सोशोलॉजी की तैयारी करी। अब जो चीज़ आती है सोशोलॉजी के लिए, वो अगली चीज़ आती है आंसर राइटिंग। जैसे कि मैंने बात करी थी कि सोशोलॉजी में आंसर राइटिंग पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको क्राउड से स्टैंड आउट करना है। तो उस आंसर राइटिंग के 3-4 बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं। सबसे पहले डिमांड को समझना। सोशोलॉजी में कई बार हम भावनाओं में बहकर अगर कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन आया है तो हम उसके बारे में सब कुछ लिखने चले जाते हैं, पर ये ध्यान नहीं देते कि वो पर्टिकुलरली पूछ क्या रहा है। तो जैसे चेंजेस इन फैमिली पे क्वेश्चन आया, ठीक है, तो हम वहाँ फैमिली के बारे में सब कुछ लिख देंगे, पर जो क्वेश्चन था वो पर्टिकुलरली चेंजेस इन फैमिली के बारे में आया था, कि किस तरीके से फैमिली का स्ट्रक्चर चेंज हो रहा था, और हमारा जो मेन फोकस है वो उस पर होना चाहिए। तो इस तरीके से सोशोलॉजी के आंसर्स को स्ट्रक्चर करना, उनकी डिमांड को समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अपने आंसर्स में कोशिश करना कि आप मैक्सिमम कीवर्ड्स को इन्फ्यूज़ कर पाएँ, जो कि सोशोलॉजिकल कीवर्ड्स होते हैं। जैसे लोनलीनेस को हम एलियनेशन लिख पाएँ, या फिर बुर्जुआ, प्रोलेटेरिएट्स, इस तरीके के मैक्सिमम कीवर्ड्स को यूज़ कर पाएँ। तो ये हमें काफ़ी एक
एज देता है सोशियोलॉजी में, मैक्सिमम कीवर्ड्स को अपने उसमें एनालाइज करना और किसी भी क्वेश्चन के मल्टीपल एंगल से सोशियोलॉजिकल एनालिसिस को डेवलप करना, दैट व्हाट कैन बी स्ट्रक्चरल फंक्शनल एनालिसिस, व्हाट कैन बी द मार्क्सिस्ट एनालिसिस, फेमिनिस्ट एनालिसिस उसका क्या होगा, इंडोलॉजिस्ट एनालिसिस उसका क्या होगा, क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू उसका क्या होगा, इन सब चीज़ों के बारे में सोचना एक सोशियोलॉजी के आंसर को परफेक्ट बनाता है। जहाँ तक एक बात आती है सोशियोलॉजी के आंसर में कि आपको थिंकर्स कितने लिखने हैं। कई बार ये गलती होती है, ये गलती मैंने भी की है कि हम थिंकर्स को ज़बरदस्ती फालतू में किसी क्वेश्चन में घुसाने की कोशिश करते हैं। मेरे ख्याल से ये चीज़ हमें बैकफायर करती है। अगर कोई क्वेश्चन बहुत पर्टिकुलरली किसी थिंकर के बारे में है तो आप उस थिंकर को, उस चीज़ों को मेंशन करें। जैसे अगर आपसे पूछा जाए डेविस एंड मूरे की सोशल स्ट्रेटिफिकेशन थ्योरी बताओ, तो आप उस थिंकर की ही बातों को लिखेंगे। बट वो एक क्वेश्चन एक जर्नलिस्टिक लाइंस पे बनाया गया है, तो आप सोशोलॉजिकल एनालिसिस करेंगे, कुछ थिंकर्स को आप ज़रूर लाएं, बट ज़बरदस्ती सिर्फ और सिर्फ थिंकर्स को अपने आंसर में ना घुसाएं। ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा बैकफायर करती है क्योंकि वो आपके ओवरऑल सोशोलॉजिकल एनालिसिस को कॉम्प्रोमाइज़ करती है और आपके आंसर की क्वालिटी को भी कॉम्प्रोमाइज़ करती है। इसलिए सोशोलॉजी में एक अच्छा एनालिसिस एक अच्छा सोशोलॉजी का जो आंसर है उसमें एक अच्छा सोशोलॉजिकल एनालिसिस मैटर करता है। उसमें थिंकर का बहुत ज़्यादा प्रयोग ना हो, कीवर्ड्स हों, अच्छे एंगल्स खोले गए हों, कुछ एग्जाम्पल्स हों, कुछ स्टडी हों, अगर मन करे, अगर उस क्वेश्चन के साथ फिट हो रहा हो तो एक दो करंट की नॉलेज हो, इतना बहुत होता है एक अच्छा सोशोलॉजी का आंसर लिखने के लिए, इंस्टेड ऑफ ओवरबर्डनिंग दैट पर्टिकुलर आंसर विद थिंकर्स। तो ये थी रिसोर्सेज और आंसर राइटिंग की बात। मैंने पर्टिकुलरली आंसर राइटिंग अपने इस अटेम्प्ट में एक पीयर ग्रुप के साथ करी थी, जहाँ पे सबका ऑप्शनल सोशोलॉजी था। हम PYQs को सेलेक्ट करके आंसर लिखते थे और एक दूसरे को रिव्यू देते थे। इसके अलावा जहाँ तक बात आती है टेस्ट सीरीज़ की, तो विजन IAS की सोशोलॉजी की टेस्ट सीरीज़ और निशात सर की लेवल अप IAS की टेस्ट सीरीज़, ये दो मैंने लगाई थी। और अपने फर्स्ट अटैम्प्ट में मैंने ट्रम्प IAS की सोशोलॉजी की टेस्ट सीरीज़ भी लगाई थी। आई थिंक मार्केट में सोशोलॉजी की टेस्ट सीरीज़ काफ़ी अवेलेबल हैं और सबका स्टैंडर्ड लगभग सेम ही है, बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं आते हैं। तो अपनी अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से और अपने कंफर्ट के हिसाब से आप कोई भी टेस्ट सीरीज़ इसकी लगा सकते हैं। लास्टली जो टेस्ट सीरीज़ के बारे में था कि टेस्ट सीरीज़ ऑनलाइन या ऑफलाइन, मैं टेस्ट सीरीज़ ऑनलाइन देता था। मतलब मैं अपने घर पे बैठ के आंसर लिखता था पर्टिकुलर UPSC स्टाइल बुकलेट्स में, फिर उनको स्कैन करके कोचिंग की वेबसाइट पे अपलोड करता था और वो कुछ 5 से 10 दिन में चेक होकर आ जाती थी। और तब उनका मैं एनालिसिस करता था कि मुझे किस क्वेश्चन में कितने नंबर मिले हैं, नंबर मिलने का रीज़न क्या है, मैं बेटर उस क्वेश्चन को किस तरीके से कर सकता था। जहाँ तक टेस्ट सीरीज़ की मार्किंग का सवाल है, टेस्ट सीरीज़ की मार्किंग काफ़ी अप डाउन हो सकती है UPSC के कंपैरिजन में। ज़रूरी नहीं है कि जैसे मार्क्स आपके टेस्ट सीरीज़ में आ रहे हो वैसे ही मार्क्स आपके रियल पेपर में आए। तो मार्क्स बहुत ज़्यादा या कम हो उससे अल्ट्रा मोटिवेट या डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। आप बस अपने बेसिक्स पे ध्यान दें और उसी हिसाब से अपनी आंसर राइटिंग करते रहें। आंसर में आप प्रेजेंटेशन, स्ट्रक्चरिंग, विजिबिलिटी और एक अच्छे सोशोलॉजिकल एनालिसिस पे ध्यान दें। आपके जो नंबर हैं वो मैक्सिमाइज होंगे। टेस्ट सीरीज़ विल हेल्प कि आपको 3 घंटे में किस तरीके से टेस्ट को लिखना है, किस तरीके से डिफरेंट टॉपिक्स पे सोचना है, किस क्वेश्चन को पहले अटैम्प्ट करना है, किस क्वेश्चन को बाद में अटैम्प्ट करना है, ये सब जो छोटी छोटी बातें हैं वो आपको टेस्ट सीरीज से बेटर आइडिया लगेगा। मैं क्वेश्चन को मोस्टली सीरियल वाइज अटैम्प्ट करता था। मैं पहले फर्स्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट करता था, फिर सेक्शन ए से कंपलसरी क्वेश्चन, फिर फिफ्थ क्वेश्चन, फिर सेक्शन बी से जो दूसरा क्वेश्चन मुझे अटैम्प्ट करना है वो किया, और फिर एक जो लास्ट में क्वेश्चन बच गया जो कि आप किसी भी सेक्शन से अटैम्प्ट कर सकते हो वो किया। तो इस तरीके से मैं अपने टेस्ट सीरीज़ को और रियल UPSC एग्जाम में भी इसी स्ट्रेटेजी को फॉलो करता था। तो किस तरीके से आपको 3 घंटे में आंसर राइटिंग करनी है और स्ट्रेटेजी को फॉलो करना है, ये आपको टेस्ट सीरीज से आइडिया मिलेगा। तो ये था माय टेक ऑन सोशियोलॉजी ऑप्शनल, कि सोशियोलॉजी ऑप्शनल क्यों लेना चाहिए, क्या उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं, व्हाट कैन बी द बुक लिस्ट, किस तरीके से नोट्स बनाएं, किस तरीके से आंसर राइटिंग और टेस्ट सीरीज करें। और मैं धन्यवाद करता हूं DKT का टू गिव मी दिस प्लेटफॉर्म, जिसके जरिए मैं आप लोगों के साथ जुड़ पाया। और DKT ने मेरी भी जर्नी में इस तरीके से ही मेरी हेल्प करी थी, जब मैं बाकी सोशियोलॉजी के टॉपर्स के वीडियो देख के अपनी स्ट्रेटेजी बनाने की कोशिश करता था। तो थैंक यू DKT एंड थैंक यू ऑल।